सिर्फ एक व्यक्ति की निष्ठा और उसका जुनून पूरे देश की तस्वीर बदल सकता है। यकीन ना हो तो ये इन दोनों तस्वीरों को देखें। ये दोनों तस्वीरें एक ही देश की हैं। पहली तस्वीर उस देश की गरीबी और बदहाली की है और दूसरी तस्वीर उसी देश की तरक्की और समृद्धि का प्रमाण है। यह देश एशिया के अमीर देशों में शुमार एक सिंगापुर है। एक सर्वे के अनुसार दिल्ली से भी छोटे सिंगापुर में 2023 में हर 6 घर में से एक घर करोड़पति है। 54 लाख की आबादी वाले इस देश में लगभग 2.5 लाख करोड़पति हैं। अनुमान है कि 2030 तक इस देश में दुनिया के सबसे अधिक करोड़पति होंगे। इस देश की पर कैपिटा इनकम अमेरिका से भी बेहतर है। सिंगापुर के पास सऊदी अरब के तरह कोई तेल का भंडार नहीं है, न ही उनके पास कोई नेचुरल रिसोर्सेज हैं। फिर आखिर कैसे गरीबी और तंगहाली से उबर कर यह छोटा सा देश इतना समृद्ध बन गया, इतना अमीर बन गया? जवाब वही है, सिर्फ एक व्यक्ति की निष्ठा और उसका जुनून पूरे देश की तस्वीर बदल सकता है। सिंगापुर के कर्णधार बने थे वहां के पूर्व प्रधानमंत्री ली क्वान यू। तो चलिए जानते हैं सिंगापुर के इस अभूतपूर्व बदलाव की कहानी। सिंगापुर को सिंगापुर नाम भारत से ही मिला है। भारत के दक्षिण पूर्व की तरफ मलेशिया पड़ता है और उसके एकदम दक्षिणी छोर पर पड़ता है छोटा सा द्वीप सिंगापुर। भारत से इसका पुराना नाता रहा है। ऐतिहासिक दस्तावेजों के हिसाब से कलिंग के एक राजा हुआ करते थे, सुलन। उन्होंने दक्षिणी पश्चिमी भारत के एक राजा चुलन के साथ मिलकर चीन को जीतने की योजना बनाई। दोनों मलय राज्य के एक द्वीप तक पहुंचे जिसे स्थानीय भाषा में तमाशेक कहा जाता था। चीन के राजा ने उन्हें रोकने के लिए एक चाल चली। उन्होंने द्वीप पर अपना एक गुप्तचर भेजा और उसके जरिए ये अफवाह फैला दी कि चीन वहां से काफी दूर है। ये सुनकर सुलन और उनकी सेना ने आगे बढ़ने की योजना को स्थगित कर दिया। सुलन तमाशेक द्वीप पर ही एक राजकुमारी से शादी कर वहीं रुक गए। उधर राजा चुलन भी अपनी सेना के साथ वापस लौट गए। वहीं कुछ वर्षों के बाद 1299 में राजा सुलन के वंशज राजकुमार संग नीला उतामा तमाशेक द्वीप पहुंचे, जहां उन्होंने सिंह यानी शेर की आबादी अच्छी खासी नजर आई तो उन्होंने उस द्वीप का नाम सिंगापुर रख दिया। यही नाम आगे चलकर सिंगापुर हो गया। ये रही भारत से संबंध और नाम की बात। अब आगे की बात करते हैं। एशिया के कई अन्य देशों की तरह सिंगापुर भी लंबे वक्त तक ब्रिटेन का उपनिवेश रहा। 11 अप्रैल 1959 को सिंगापुर को पहली बार सेल्फ रूल का यानी स्वराज का अधिकार मिला। इसी दौरान ली क्वान यू सिंगापुर के पहले प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनके सामने चुनौतियों का पहाड़ था। दरअसल ब्रिटेन ने करीब 150 साल तक सिंगापुर को ट्रेड पोर्ट के रूप में इस्तेमाल किया था। वह इस रास्ते चाय कपास का व्यापार करने के साथ अफीम का भी निर्यात करते थे, जिसका कुप्रभाव यह हुआ कि सिंगापुर के लोग नशे की चपेट में आने लगे। अपराध का ग्राफ वहां पर तेजी से बढ़ने लगा। वहीं जब अंग्रेजों को लगा कि सिंगापुर से उन्हें फायदे की बजाय नुकसान हो रहा है तो वो उसे बेसहारा छोड़कर वहां से निकल लिए। जाते जाते उन्होंने अपना कारोबार भी वहां से शिफ्ट करके कुआलालंपुर कर दिया। ऐसे में सिंगापुर गरीब और बहुत गरीब हो गया। 1959 में यहां की 80% जनता झुग्गियों में रहने को मजबूर थी। सिंगापुर की कमाई का जरिया सिर्फ ट्रेड था। उसके लिए भी पड़ोसी देशों से बेहतर संबंध की जरूरत थी, लेकिन पड़ोस में था मलय देश, जहां मलय वर्सेज बाहरी लोगों का मुद्दा जोर पकड़ा हुआ था। सिंगापुर में रहने वाले अधिकतर लोग चीन से आए थे, जिन्हें मलय पसंद नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि वो वक्त आने पर चीन का पक्ष लेंगे। ऐसे में पीएम ली क्वान यू ने इसके लिए एक रास्ता निकाला। 1963 में उन्होंने सिंगापुर का विलय मलेशिया में कर दिया। उन्हें लगा कि इससे सिंगापुर की समस्याओं का हल हो जाएगा, लेकिन हुआ इसके ठीक विपरीत। मलेशिया की सरकार ने ऐसे नियम बनाए जिनमें मलय लोगों को अधिक अधिकार दिए गए। बढ़ते बढ़ते दिक्कतें इतनी बढ़ गई कि मलेशिया ने 1965 में खुद ही सिंगापुर से बोल दिया कि तुम हमसे अलग हो जाओ। ली क्वान यू को मलेशिया के इस कदम से गहरा आघात लगा। एक टीवी इंटरव्यू में तो वो रो तक दिए थे।
देश के पास गरीबी से निकलने का न कोई जरिया था न कोई मदद करने वाला। फिर भी ली कुआन ने हिम्मत करते हुए छोटी छोटी शुरुआत की। उन्होंने छोटे छोटे कैंपेन चलाए, अंग्रेजी बोलो, घरों को साफ रखो, सड़कों पर गंदगी ना फैलाओ। शुरुआत में ये सब उन्होंने जनता से प्यार से कराया, लेकिन फिर आगे चलकर इसको लेकर के जोर जबरदस्ती शुरू हो गई। नशा करने वाले, सड़कों पर थूकने वाले अपराधियों को जेलों में ठूसा जाने लगा। ये सब करने के पीछे ली कुआन का तर्क था कि जब तक कानून का राज नहीं होगा तब तक देश की आर्थिक प्रगति नहीं हो सकती। इस चक्कर में उन्होंने प्रेस की आजादी भी सीमित कर दी। जिसने भी सरकार के विरुद्ध बोला या आवाज उठाई उसकी संपत्ति कुर्क कर दी गई। इस सब का अंजाम हुआ कि ली कुआन एक डिक्टेटर के रूप में उभरे। देश में इलेक्शन होते थे लेकिन नाम के, हर बार सिर्फ ली कुआन की पीपुल्स पार्टी ही सत्ता में आती थी। जल्दी ही उनका सिंगापुर पर एक छत्र राज हो गया। ली कुआन ने शुरुआत में सिंगापुर में उद्योगों को प्रमुखता दी, टैक्स को न्यूनतम रखा, आसान दरों पर लोन मुहैया कराए, जिसके कारण वहां पर बिजनेस खूब फला फूला। यानी पूरी अर्थव्यवस्था को पूंजीवाद में उन्होंने तब्दील कर दिया। लेकिन इस सब के पहले उन्होंने कुछ ऐसे भी कदम उठाए जिन्हें समाजवाद के साथ देखा जाता है। 1966 में सरकार ने जमीन अधिग्रहण कानून लागू किया। जमीन खरीदकर उस पर सरकारी मकान बनवाए ताकि लोग सस्ती दरों पर अपना घर खरीद सकें। इसके लिए एक अलग से स्कीम भी शुरू की गई ताकि लोग अपना अधिक से अधिक बचत कर सकें। हर कर्मचारी की सैलरी का बड़ा हिस्सा सेविंग में डाला गया। सरकार ने भी उतना ही योगदान किया। इस स्कीम के चलते सिंगापुर के 80% नागरिकों को अपना घर मिला और बचत के मामले में सिंगापुर दुनिया का अग्रणी देश बन गया। इसके बाद बारी आई बिजनेस की। ली कुआन ने बिजनेस की शर्तों में रियायत देकर फॉरेन कंपनीज को सिंगापुर आमंत्रित किया। ठीक इसी वक्त चीन में माओ द्वारा चलाई जा रही सांस्कृतिक क्रांति का फायदा सिंगापुर को मिला। निवेशकों ने हांगकांग और ताइवान से पैसा निकालकर सिंगापुर में निवेश करना शुरू कर दिया। बाकी इलाकों के इन्वेस्टर्स का भी आना और बिजनेस समर्थक नीतियों के चलते महज 10 साल के अंदर सिंगापुर में बेरोजगारी दर लगभग 0 पर पहुंच गई। इस दौरान सिंगापुर ने हर साल 9% की अविश्वसनीय दर से विकास को हासिल किया। ली कुआन ने भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए भी उपाय खोजे। उन्होंने सरकारी अधिकारियों के वेतन को काफी स्मार्ट कर दिया। इसके बाद भी भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाए गए। देश में धार्मिक और भाषाई समन्वय बढ़ाने के लिए उन्होंने सरकार को सेकुलर रखा। लोगों को धर्म का पालन करने की आजादी दी गई। मलय, मैंडरिन, तमिल जैसी सभी भाषाओं को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया। इनमें अंग्रेजी को भी जोड़ दिया गया ताकि सबके पास एक ऐसी भाषा हो जिसमें लोग आपस में संवाद कर सके। इन तमाम कदमों ने देश में शांति और सद्भाव का माहौल बनाया। इस सब का असर यह हुआ कि महज 3 दशक के अंदर सिंगापुर एक विकसित देश बन गया। शिपिंग, पेट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्र में सिंगापुर की धाक जम गई। अब यहाँ एक बात आती है कि क्या सिंगापुर में सब कुछ शानदार हो गया? तो सीधा सा जवाब है नहीं। ली कुआन सिंगापुर के हीरो माने जाते हैं, लेकिन 2020 में उनके बेटे ने यह कहते हुए चुनाव में उतरने से इनकार कर दिया कि सिंगापुर को एक और ली की जरूरत नहीं है। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि कई सालों की आर्थिक प्रगति के बाद सिंगापुर की जनता को एहसास हुआ कि इस दौरान उन्होंने आजादी का एक बड़ा हिस्सा अपना गिरवी रख दिया था। इन सालों में ली कुआन ने प्रेस की आजादी का लगातार दमन किया। तानाशाहों की तरह उन्होंने अपने विरोधियों को कानूनी पचड़े में फंसाकर बर्बाद कर दिया। लोकतंत्र की हालत ये रही कि दशकों तक सिंगापुर में सिर्फ एक ही पार्टी का कब्जा रहा।